शूरज रॉथ। अध्याय 1 से 5। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। शूरा का क्रोध प्रस्तावना चीन शहर उपनगर दोपहर। यह एक सामान्य सड़क है जो एक अधिक नियमित नागरिक क्षेत्र नहीं हो सकता है। जलती हुई धूप अनगिनत पैदल यात्रियों के साथ जमीन को पका रही है, जिससे गुजरने वाले पैदल यात्री कभी कभी असुविधाजनक मौसम के बारे में शिकायत करते हैं या उसे कोसते हैं। इस क्षेत्र को शांत नहीं माना जा सकता, लेकिन ये शहर के केंद्र जितना जीवंत और समृद्ध नहीं होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सड़क के किनारे जमीन पर एक स्थिर शव पड़ा था। तेज धूप आग की तरह थी, फिर भी उसने काले रंग का शरीर लपेटा हुआ था। तेज धूप के तहत आपको ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि शुद्ध काले चेहरे का कपड़ा अविश्वसनीय रूप से गर्म था। कहने की जरूरत नहीं कि जमीन पहले से ही इतनी पकी हुई थी कि लोग उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करते थे। उसके जैसे काले कपड़े, जमीन वैसी ही त्वचा से चिपककर कैसा महसूस होता है, इसका विचार ही भय पैदा कर सकता है। तो भी यह मनुष्य एक दिन और एक रात से वहीं पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति अभी भी यहाँ क्यों है? शायद पहले ही मर चुका हूँ। पैदल चलने वालों की निगाहें उस पर थोड़ी देर के लिए ही रुकी और फिर तेजी से निकल गईं। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग समाज के निचले वर्ग के थे, जो अपनी आजीविका के लिए हर दिन व्यस्तता से भागते रहते थे। इस समाज में जहाँ मानव स्वभाव ठंडा है, उनके लिए दया एक सस्ती चीज है। साथ ही इस युग में सड़क पर गिरे हुए व्यक्ति की मदद नहीं की जानी चाहिए। यह अनजाने में पहले से ही एक ठंडी सहमति बन गई थी। जल्दी माँ, देखो कोई व्यक्ति है। क्या वह बीमार है? एक छोटा लड़का, जिसका हाथ उसकी माँ ने पकड़ रखा था, जमीन पर पड़े आदमी की ओर उंगली उठाकर कहता है, उसके करीब मत जाओ। यह मत भूलो कि मामा ने पहले क्या कहा था। जो लोग जमीन पर गिर गए हैं, उनमें से ज्यादातर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस रॉक को अनुबंधित किया है और इस तरह उन्हें छोड़ दिया गया है। तुम्हें कभी भी करीब नहीं जाना चाहिए, अन्यथा तुम संक्रमित हो जाओगे। आओ थोड़ा और दूर चले। आह, छोटा लड़का चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक डरा हुआ भाव दिख रहा था। उसने अपनी माँ का हाथ अपने ऊपर ले लिया और आगे की ओर भाग गया, यहाँ तक कि उस आदमी को दोबारा देखने से भी डर रहा था। यहाँ तक कि महज 6-7 साल का एक लड़का भी इस रॉक की भयावहता को जानता है। इस रॉक एक लाइलाज बीमारी है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जीवन शक्ति को धीरे धीरे खराब कर सकती है। इस बीमारी को फैलने का एकमात्र तरीका किसी अन्य इस रॉक वाहक से है। इसकी प्रकृति एड्स के समान है, जो 20वीं और 21वीं सदी में आम थी, लेकिन एड्स से कहीं अधिक डरावनी है। फिलहाल इस रॉक से अनुबंधित होने के बाद दुनिया का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला व्यक्ति केवल 5 साल तक जीवित रहा। 30वीं शताब्दी में प्रवेश करने के बाद मनुष्य को प्रकृति के प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। लगातार सीमित होते संसाधनों के लिए लड़ने के लिए लगातार भयानक लड़ाइयां छिड़ती रहीं। दुनिया के हर कोने से युद्ध का धुआं उठता रहा। युद्धों के बाद छोड़े गए परमाणु और चुंबकीय प्रदूषण से इस रॉक बीमारी का जन्म हुआ। स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग लंबे समय तक इन प्रदूषित वातावरण में रहने के बाद उनके शरीर में इस रॉक वायरस विकसित होना आसान होता है। इस रॉक वायरस के प्रकट होने का मतलब ये भी था कि यह जीवन समाप्ति के करीब था। इससे भी अधिक भयावह है इस रॉक वायरस की संक्रामकता। ये किसी भी शारीरिक तरल पदार्थ से फैल सकता है, रक्त, लार, यहाँ तक कि पसीने सहित। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति इस रॉक वायरस से संक्रमित होता है, तो उनका परिवार केवल उन्हें निर्दयतापूर्वक त्यागने का विकल्प चुन सकता है। चूंकि कोई भी धन या प्रयास उनकी जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, दूसरी ओर उन्हें रखने से और भी अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस रॉक एक भयानक दानव की तरह है, जिसके कारण लोग इससे बचना चाहते हैं, केवल इस डर से कि वे बहुत धीमे हैं। जबकि इसे मानवता की क्रूर लड़ाइयों के प्रति स्वर्ग की सजा माना गया है, क्योंकि लड़ाइयों द्वारा छोड़े गए परमाणु और चुंबकीय प्रदूषण के बिना इस रॉक वायरस का जन्म नहीं हुआ होता।
इस प्रकार विश्व के नागरिकों की आलोचना और चिल्लाहट के तहत पूरी दुनिया द्वारा ज्ञात 100 वर्षीय युद्धविराम सम्मेलन पर प्रत्येक देश द्वारा हस्ताक्षर किए गए और कन्वेंशन की शर्तों के तहत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का युद्ध क्षेत्र दूसरी दुनिया की ओर बढ़ गया, जिस पर मनुष्य पहले से ही गहराई से निर्भर हो गया था। आभासी वास्तविकता खेल की दुनिया में लड़ाई की जीत या हार का उपयोग करके मुद्दों को निपटाने के लिए इस पद्धति को दुनिया के अधिकांश लोगों द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया था। 100-ईयर आर्मिस्टिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद आभासी दुनिया के खेलों में प्रगति भी एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई थी। प्रत्येक देश गेमिंग जगत के शीर्ष खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के विषय पर बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन और श्रमसाध्य प्रयास भी करेगा। 100-ईयर आर्मिस्टिस कन्वेंशन के बाद परमाणु और चुंबकीय प्रदूषण में कमी के बाद इस रॉक के वाहक कम हो गए, लेकिन इसने मानवता पर जो भयावह छाया छोड़ी वह कभी खत्म नहीं होगी। और इसलिए सड़क के किनारे पड़ा ये काले कपड़े वाला आदमी, जिसे लोगों ने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि यह उन गरीब परित्यक्त लोगों में से एक था जिनके पास इस रॉक वायरस था, एक भी व्यक्ति ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। जब तक बड़े भाई जल्दी करो और उठो, तुम इस तरह जमीन पर पड़े हुए भयानक रूप से जल जाओगे। बड़े भाई, उस आदमी के सामने हल्के पीले रंग की पोशाक पहने एक छोटी लड़की थी। वह केवल 10 साल की लग रही थी। उसकी 2 आंखें सितारों जैसी सुंदर थी और एक युवा चेहरा मिट्टी की गुड़िया जैसा जटिल था। जो कोई भी उसे देखता वह अवचेतन रूप से रुक जाता, आश्चर्य से सोचता कि क्या वे किसी देवदूत को देख रहे हैं जो गलती से पृथ्वी पर प्रकट हो गया। छोटी लड़की ने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक ले रखी थी जिसका थोड़ा सा हिस्सा उसने पी लिया था। उसके दूसरे हाथ ने अपना छत्र फेंक दिया, न हिलने वाले पुरुष को हल्के से हिलाया। उसकी सितारा जैसी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, धीरे से पुकार रही थी, कोमल आवाज। शायद इसका कारण यह है कि उस आदमी को केवल हल्के से झटका लगा था, या शायद वह शुरू में कभी भी बेहोश नहीं था। लड़कियों की बहुत तेज आवाज के कारण आदमी का शरीर थोड़ा सा हिल गया और धीरे धीरे अविश्वसनीय रूप से मुश्किल से अपना सिर ऊपर उठाया, एक पीले आदमी के चेहरे को प्रकट करते हुए। यह एक किशोर है जो 16-17 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं लग रहा है। बिखरे हुए बाल, होंठ पूरी तरह से फटे हुए हैं, और तो और उसका पूरा चेहरा डरावना पीला था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, धुंधली आंखें 2 शुद्ध क्रिस्टल जैसी आंखों से मिली। कितनी सुंदर आंखें! भगवान का शुक्र है, आप अंततः जाग गए। लड़की ने राहत की सांस ली और फिर खुशी से हंस पड़ी। किशोर पुरुष ने अपनी धुंधली दृष्टि से उसकी शुद्ध निश्चल मुस्कान को देखा, एक पल के लिए चौंक गया। आज से पहले उसने बहुत अधिक ठंडी निगाहों और उदासीनता का अनुभव किया था, और बहुत पहले ही इसका आदी हो गया था। उसके लिए यह विश्वास करना थोड़ा कठिन था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी शुद्ध, साफ आंखों का एक जोड़ा मौजूद है। बड़े भाई, क्या आप बीमार हैं? क्या आप खड़े हो सकते हैं? इस तरह जमीन पर लेटने पर बहुत गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी और माँ यहाँ आने वाले हैं। वे बड़े भाई की मदद करेंगे। ओह ठीक है, मेरे पिताजी यहाँ एक डॉक्टर हैं, वह निश्चित रूप से बड़े भाई को फिर से बेहतर बना देंगे। छोटी लड़की ने अपने छत्र को ऊपर उठाया, अपने ऊपरी शरीर को ढकते हुए नर्म, सुखद आवाज में उससे पूछा और उसे सांत्वना दी। उस आदमी ने अपने फटे हुए होंठ हिलाए, उसका गला मानो आग से जल गया हो। उसने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन केवल एक शब्द ही कह पाया, उद्धरण चिन्ह ... पानी, पानी। लड़की ने आंखें झपकाई और फिर हल्की नशीली कोल्ड ड्रिंक उसके होठों पर रख दी। मेरे पास पानी नहीं है। क्या ऐसा चलेगा? ये बहुत ठंडा और बहुत मीठा है। छोटी लड़की ने सावधानी से उसके मुंह में स्ट्रॉ डाल दिया। किशोर ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। एक लंबा पे लिया, तुरंत एक स्पष्ट झरने की तरह ठंडे तरल का एक द्रव्यमान उसके मुंह में भर गया। इसके बाद ये धीरे धीरे उसके गले से नीचे बहता हुआ एक मृत शरीर की तरह दिखने लगा। उस क्षण अंततः उसे अपने शरीर के अस्तित्व का एहसास हुआ। उसकी दृष्टि भी स्पष्ट हो गई।
उसने उस तिनके को कसकर काटा जो उसे मृत्यु की रेखा से वापस ले आया। उसकी आंखें उस लड़की को घूर रही थी जो उसी समय उसकी ओर देख रही थी, जाने को तैयार नहीं थी। क्या ये स्वादिष्ट है? अगर इसका स्वाद अच्छा है तो बचा हुआ पी लो। हे, अगर तुम और पीना चाहते हो तो मैं पापा और माँ से इसे बाद में फिर से खरीदवा सकता हूँ। उसे स्ट्रॉ चूसने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखकर लड़की की पतली भौहें दो अर्धचंद्राकार आकृतियों में झुक गईं, जिससे अधिकतम मुस्कान के लिए एक सुपर कावई प्रकट हुई। यह मुस्कान भी उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। वह जानता था इस जीवन में इस पल को और खासकर इस लड़की को भूलना असंभव होगा। पीछे से समान कदमों की आवाज आई। लड़की तुरंत घूमी, हाथ हिलाने लगी और चिल्लाने लगी, पापा, माँ, मैं यहाँ हूँ। यहाँ एक बड़ा भाई है जो गिर गया है। जो लोग आए थे वे पति पत्नी थे जो अभी अधेड़ उम्र के नहीं थे। सामान्य कपड़े इस बात को उजागर कर रहे थे कि उनका परिवार अमीर नहीं था। जब उन्होंने देखा तो लड़की और वह आदमी दोनों उसके पास जमीन पर लेटे हुए थे। उनमें से जीवित दिन के उजाले खत्म हो गए थे। रो, जल्दी करो और उससे दूर हो जाओ। लड़की की माँ घबराई हुई उसकी ओर दौड़ी, जल्दी से लड़की को एक तरफ ले गई। एक धीमी चीख के साथ लड़की के हाथ में कोल्ड ड्रिंक फिसल गई। ठंडा तरल छींटे मार रहा था जमीन के पार। नम, माँ, आप मुझे एक तरफ क्यों ले गई? बड़ा भाई प्यासा है, वह सचमुच पानी पीना चाहता है। माँ, पापा, क्या आप लोग उसे बचा सकते हैं कृपया? पापा, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उसे जरूर बचा लेंगे ना? लड़की अपनी माँ के आलिंगन में थोड़ा संघर्ष कर रही थी। जब उसने किशोर लड़के को देखा तो उसकी आंखों से उसकी चिंता प्रकट हो रही थी। चिंता मत करो, उसके पास स्ट्रोक नहीं है। लड़की के पिता एक डॉक्टर हैं। आमतौर पर वह कई स्ट्रोक रोगियों के साथ बातचीत करते हैं। किशोरी को एक दो बार देखने के बाद और उन्हें पता चला कि उन्हें स्ट्रोक से कोई संक्रमण नहीं है। उनकी बातें सुनने के बाद ही माँ को राहत महसूस हुई। वह किशोरी की ओर क्षमा प्रार्थी मुस्कान दिखाते हुए नीचे झुक गई। बच्चे, क्षमा करें, उस समय मैं रो के बारे में बहुत चिंतित थी। यही कारण है कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? किशोर के होंठ हिले। थोड़ी देर बाद उसने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, मेरा नाम? अभी मेरा नाम क्या है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले ही अपना पिछला नाम भूलने का फैसला कर लिया है। मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं इसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। शूरा का क्रोध अध्याय 1। मुठभेड़ 5 जुलाई 3100 चीन की राजधानी। दोपहर, अग्नि के समान प्रचंड सूर्य। यू फेंग ने अपना सिर हिलाया जो पहले से ही पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। अपने सिर के ऊपर तीव्र सूरज को देखकर शिकायत कर रहा था। जब तक पता नहीं चला, वह पूरे 1 घंटे तक इस निर्दयी धूप में खड़ा रहा। निकट काउंटर की ओर देखते हुए उसने खुद को सांत्वना दी और धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए आह भरी, अफसोस, अगर यह मेरी जिद्दी छोटी बहन नहीं होती तो मैं पीढ़ियों तक इस यातना का सामना नहीं करता। छोटी बहनों वाले पुरुष वास्तव में घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। आज 30वां दिन है जब शेंग यू मिस्टिक मून के लिए गेमिंग उपकरण जारी किया गया था। स्वाभाविक रूप से गेमिंग उपकरण प्राप्त करने वाले लोगों की भीड़ की तुलना महीने की पहली छमाही से नहीं की जा सकती है। फिर भी जब युन फेंग वहां पहुंचा तब भी विशाल कतार ने उसे इतना डरा दिया कि वह लगभग मुड़ गया और चला गया। अंत में उसने अपने दांत भींचे और पंक्ति के अंत में खड़ा हो गया और पीड़ा में एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। 100 ईयर आर्मिस्टिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को आभासी खेल की दुनिया में लड़ाई के साथ हल किया जाना था। लेकिन दुनिया में अनगिनत वर्चुअल रियलिटी गेम है। निष्पक्षता के लिए कन्वेंशन को हर 10 साल में अपडेट किया जाता है। अपडेट की सामग्री केवल निर्दिष्ट वर्चुअल गेम वर्ल्ड है। इसका मतलब यह है कि अगले 10 वर्षों में यदि कोई समस्या है जिसे निपटाने के लिए लड़ाई का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो परिणाम तय करने के लिए इसे केवल निर्दिष्ट खेल जगत में ही किया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से कन्वेंशन द्वारा नामित खेल को पूरी दुनिया में फैलाने का कारण बनेगा। यहाँ
तक कि देशों को नागरिकों को खेल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों के समग्र स्तर के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों और प्रयासों को खर्च करने का कारण बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ कुछ शांतिवादी छोटे देशों के अलावा अधिकांश देश ऐसे ही हैं। समय के साथ छोटे पैमाने के आभासी वास्तविकता वाले खेल धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। अंत में नामित आभासी वास्तविकता खेलों के अलावा अन्य सभी आभासी वास्तविकता खेल चुपचाप गायब हो गए, क्योंकि मानवता को केवल एक दूसरी दुनिया की आवश्यकता है। जहां तक नए अपडेट किए गए कन्वेंशन का सवाल है, इसका नया नामित गेम शेन यू है, जिसके ऑनलाइन होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। इसलिए शेन यू से संबंधित प्रचारों ने दुनिया के कोने कोने को कवर किया। चीनी सरकार भी इसका जोरदार प्रचार कर रही थी। साथ ही पिछले चुने गए आभासी वास्तविकता खेलों की तरह शेन यू के लिए गेमिंग उपकरण पूरी तरह से मुफ्त है। जब आप इसे प्राप्त करने जाते हैं तो आपको केवल डीएनए नमूना जैसे बाल, नाखून आदि लाना होगा। जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो उपकरण आपके डीएनए को बांध देगा ताकि केवल आप ही इसका उपयोग कर सके। शेन यू का नाम इस प्रकार रखे जाने का कारण आधिकारिक स्पष्टीकरण यह है। शेन यू की दुनिया का नक्शा लगभग पूर्ण अर्धचंद्र है। पूर्वी खिलाड़ी अमावस्या के पूर्व में शुरू करेंगे और पश्चिमी खिलाड़ी शुरू करेंगे अर्धचंद्र के पश्चिम में। मानचित्र के सुंदर आकार के अनुसार इसका नाम शेन यू रखा गया है। चिलचिलाती धूप ने यू फैंग की परीक्षा ली। धैर्य खो गया। उसका हाथ अपनी बहन के बालों का एक गुच्छा पकड़े हुए था। जब वह लाइन के साथ आगे बढ़ता था तो वह दर्द से मुंह बना लेता था। कभी कभी कुछ मनोवैज्ञानिक आराम पाने के लिए अपने पीछे लंबी लाइन को देखने के लिए अपना सिर घुमाता था। चीन के दूसरे सबसे बड़े वित्तीय समूह के अध्यक्ष के सबसे बड़े बेटे के रूप में आमतौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करना चाहता था। ये सिर्फ अपना मुंह खोलने की बात थी। जब वह सिर्फ एक बच्चा था तब से यह वास्तव में पहली बार है कि उसे रोका गया है इतनी देर तक तेज धूप। 5.4.3 अंत में मेरे सामने केवल 3 लोग खड़े थे। यू फैंग ने एक बार फिर हल्की सी आह भरी। रिसेप्शनिस्ट की ओर देखते हुए, भले ही वह बहुत पसीना बहा रही थी, फिर भी उसने एक पेशेवर मुस्कान दिखाई। वह धीरे से बुदबुदाया, बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन मेरी बहन की तुलना में वह वस्तुतः कुछ भी नहीं है। टीएल गंदी मानसिकता वाले लोगों को शर्मानी चाहिए। वह सिर्फ एक अवलोकन कर रहा है। टीएस एक नजर देखने के बाद उसने देखने में रुचि खो दी। बेतरतीब ढंग से अपना सिर घुमाया। अचानक उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। मुंह थोड़ा खुल गया। अनियंत्रित रूप से चिल्लाया, कितनी प्यारी लड़की है। उसने जो देखा वह शुद्ध सुंदरता का चेहरा था, एक परी की तरह एक लड़की। उसका मानना था कि चाहे कोई भी उसे देखे, वे सभी चकित हो जाएंगे और उसके लगभग अवास्तविक सौंदर्य के नाजुक चेहरे पर मोहित हो जाएंगे। वह पहले से ही 15-16 साल की लग रही थी। आइसक्रीम की एक छड़ी पकड़े हुए थी जो उसकी त्वचा के समान सफेद थी और उसे मीठा खा रही थी। उसके मुंह के कोने एक हल्की सी मुस्कान बना रहे थे जो आपका दिल पिघला देगी। उसकी आंखें जो समय समय पर झपकती थी, चमकते क्रिस्टल की तरह थी। उसे विश्वास था उसने अपने जीवन में ऐसी पवित्र आंखें कभी नहीं देखी थी। उसकी दृष्टि में छवि इतनी सुंदर थी कि वह अवास्तविक लग रही थी। यून फैंग की दृष्टि वास्तव में थोड़ी देर के लिए सुस्त हो गई थी। वह एक परी की तरह थी जो एक तस्वीर से बाहर चली गई। उसकी सुंदरता और पवित्रता इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है। प्रदूषित हवा उसे गंदा ही करेगी। उसके पीछे एक हल्का सा धक्का लगा, तभी यून फैंग अपनी स्तब्धता से जाग गया। वह तेजी से एक छोटा कदम आगे बढ़ा, अपने सामने आखिरी 2 लोगों के पीछे खड़ा हो गया। यून फैंग ने फिर से लड़की की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अब ध्यान दिया, वह लड़की आश्चर्यजनक रूप से व्हीलचेयर पर बैठी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इतनी खूबसूरत लड़की, बड़ी होने पर वह मेन जिंग से भी ऊपर हो सकती है। आन व्हीलचेयर, ये लड़की, क्या वह शायद बीमार है या शायद विकलांग है? इंतजार, वह असामान्य रूप से पीला चेहरा, इस वक्त
यू फैंग की पुतली थोड़ी सी सिकुड़ गई। उसे यकीन था वह लड़की दुनिया की सबसे भयानक बीमारी इस रॉक से संक्रमित थी। आह, क्या आपको ये कहना चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी है या बस क्रूर है? उसे एक ऐसा चेहरा दे रहा है जो एक चौंकाने वाली सुंदरता बनने के लिए नियत है, लेकिन उसे इतनी जल्दी उसका जीवन छीन लेना होगा। यून फैंग ने चुपचाप आह भरी, अपनी दया भरी निगाहें वापस ले ली। उस लड़की की ओर फिर से देखना थोड़ा असहनीय था, जिसका जीवन जल्दी खत्म होने के लिए अभिशप्त था। फिर उसे आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति की ओर देखना। जैसे ही उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, ऐसा लगा मानो यून फैंग पर बिजली गिर गई हो। वह बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रह गया। वह एक युवा व्यक्ति है जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा है। उसका शरीर लंबा है, उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत तेज और परिभाषित हैं, जो हल्की हल्की दबाव वाली आभा बिखेर रही है। वह आगे बढ़ते हुए व्हील चेयर को धक्का देता है। उसके कदम धीमे और एक जैसे होते हैं। उसे डर होता है कि उसकी हरकतें इतनी बड़ी होंगी कि सामने वाली लड़की को डर नहीं लगेगा। यून फैंग की घूरने की भावना को महसूस करते हुए उसका चेहरा अचानक घूम गया। तुरंत यून फैंग ने एक मृत तारे की तरह ठंडी आंखों की एक जोड़ी देखी। जिस क्षण उसकी दृष्टि उस पर केंद्रित हुई, उसे ऐसा भी लगा जैसे उसकी आंखों में किसी तेज तलवार से वार किया गया हो। उस आदमी की नजर केवल एक पल के लिए उस पर रुकी और फिर उसने अपनी आंखें पीछे हटा ली और फिर से सामने वाली लड़की पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही उसकी नजर भी बहुत नर्म हो गई। यह एक ऐसे व्यक्ति की नजर है जो अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को देख रहा है, उनकी जिंदगी। ये व्यक्ति, ये रूप, वह है बड़े भाई आइसक्रीम। लड़की पलटी, थोड़ी खाई हुई आइसक्रीम को ऊपर उठाया और उस आदमी के होठों पर रख दिया। वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया, अपना सिर थोड़ा नीचे किया। जहां लड़की ने होठों का निशान छोड़ा था, वहां से एक छोटा सा टुकड़ा लिया। लड़की मासूमियत से मुस्कुराती है, आइसक्रीम वापस लेती है और फिर उस जगह को काटती है जिसे आदमी ने पहले काटा था। यू फैंग भयभीत था, उन पर हमला करने का विरोध करने में लगभग असमर्थ था। हालांकि इसके बाद इस रॉक से संक्रमित लोग लगातार कम हो रहे थे। वैक्सीन के विकास और उसके प्रसार पर भी काफी नियंत्रण किया गया। लेकिन अगर आपको टीका मिल भी गया तो भी आप 100% सुरक्षित नहीं होंगे। वह लड़की स्पष्ट रूप से इस रॉक से संक्रमित है। क्या उस आदमी को संक्रमित होने का डर नहीं है? इस रॉक सभी प्रकार के शारीरिक तरल पदार्थों, यहाँ तक कि थूक से भी फैलता है। ये बच्चों के लिए भी सामान्य ज्ञान है। बड़े भाई, चलो जल्दी घर चलें, ठीक है? बाहर बहुत गर्मी है और मुझे चिंता है कि मेरा पसीना उस शर्ट को गंदा कर देगा जिसे भाई ने मेरे लिए ही धोया है। अंत निश्चित रूप से दोनों की आकृतियां और आवाजें धीरे धीरे यून फैंग को और दूर ले जा रही थी। यून फैंग की आंखें उनका उसी दिशा में पीछा कर रही थी जिस दिशा में वे जा रहे थे। वह अति परिष्कृत लड़की को नहीं, बल्कि उस आदमी को देख रहा था। क्या वे भाई बहन हैं? इंतजार, मैं क्या सोच रहा हूँ? यून फैंग ने उसके सिर पर दस्तक दी। जब वह अपना सिर वापस ऊपर लाया तो वह आदमी पहले से ही उससे बहुत दूर था। व्हीलचेयर को धक्का देते हुए सड़क के कोने पर गायब हो गया। बकवास। उसके सामने आखिरी व्यक्ति खड़ा था। उसने जो 1 घंटा कष्ट सहा वह फल देने वाला था। अपने सिर पर गर्म पसीना बहाते हुए यून फैंग इतना चिंतित था कि उसका मुंह हिलने लगा। अंत में अपने दांतों के काटने के साथ वह कतार से बाहर भाग गया, तेजी से उस दिशा में भाग गया जहां वह आदमी गायब हो गया। क्या यह आदमी मूर्ख है? यून फैंग के पीछे खड़ा फैटी पूरे समय उसकी पीठ को घूरता रहा और कुछ बड़बड़ाता रहा। इस तरह की यातना सहने के बाद जब लगभग उसकी बारी आई, तो वह वास्तव में ऐसे ही चला गया। यदि उसमें कुछ भी गलत नहीं है तो और क्या हो सकता है? कोने की ओर भागते हुए यून फैंग ने एक बार फिर उस आदमी की छवि देखी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन पिछली बार की अपनी असामान्य तेज निगाहों के बारे में सोचते हुए उसने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह दूर से उनके पीछे पीछे चला, ध्यान से उनके आगे बढ़ते आंकड़ों को देख रहा था। लगभग 10 मिनट बाद आदमी ने लड़की को धक्का देकर एक हाई एंड विला सेक्शन में प्रवेश किया।
युन फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर एक समझदारी भरी हंसी निकाली। उसके स्तर के व्यक्ति के पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है? फिर भी बहुत करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई। युन फैंग ने क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। दो आकृतियों के उसकी दृष्टि से ओझल होने का इंतजार करना जारी रखा। उसके बाद उसने समुदाय के सुरक्षा कक्ष में प्रवेश किया और विनम्रता से पूछा, अंकल, विला किस नंबर का है? भाई बहन अभी रहते हैं। यह इस तरह है, मैं उस छोटी लड़की को जानना चाहता हूँ। हे 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 हे। यू फैंग ने बात खत्म करने के बाद शर्मीली हंसी हंसने का नाटक किया। बूढ़े चाचा ने तुरंत समझदारी का भाव दिखाते हुए उसकी ओर देखा। उसने अपना चेहरा घुमाया और सिर हिलाते हुए कहा, वे 12 नंबर में रहते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दें। वह लड़की अत्यधिक सुंदर है, लेकिन उसका जीवन बहुत कठोर है। उनके पिता एक डॉक्टर हैं, विशेष रूप से इस रॉक के मरीजों से बातचीत करते हैं। यदि आप अक्सर नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो आप अपने जूते कैसे गीले नहीं कर सकते। कुछ साल पहले उसके पिता अंततः संक्रमित हो गए। बात बस इतनी सी थी कि उस समय उन्हें और उनके परिवार को पता नहीं था। जब तक उन्हें पता चला, तब तक उस लड़की की मां के साथ साथ वह भी संक्रमित हो चुकी थी। 2 साल पहले उसके पिता और मां की एक के बाद एक मृत्यु हो गई, अपने पीछे सिर्फ 2 भाई बहन छोड़कर। दोनों भाई बहन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद यहाँ चले आए। शायद पिता जाने से पहले एक बड़ी विरासत छोड़ गए थे। वैसे भी अगर तुम अभी भी 2 साल और जीना चाहते हो तो लड़की के बारे में कोई विचार मत करो। जिस 12 नंबर विला में वह रहती है, उसके करीब कोई भी जाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पास के विला में रहने वाले लोग भी वापस आने के डर से दूर चले गए। एक बार जब आप उस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, तो मृत्यु निश्चित है। वास्तव में ये सराहनीय है कि लड़की का भाई इस रॉक वाली छोटी बहन की देखभाल कर रहा है और फिर भी उसे कभी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से वह संक्रमित नहीं हुआ है। बूढ़े चाचा ने कई आहें भरी, स्पष्ट रूप से लड़की के भाग्य पर खेद महसूस कर रहे थे। तो यह इस रॉक है। यू फैंग ने चिल्लाते हुए अपना सिर हिलाया। धन्यवाद चाचा, और फिर चाचा की अजीब निगाहों के नीचे इंतजार करने में असमर्थ होकर भाग गया। शूरा का क्रोध अध्याय 2, लिंग चेन शुई रुओ। तियान युआन जिले के 12 नंबर विला के निवासियों के बारे में सभी जानकारी की तुरंत जांच करें। जल्दी करें, यह आज दोपहर से पहले किया जाना है। ध्यान दें, आपको निवासियों को ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि आप क्या है कर रहा है। फोन नीचे रखते हुए युन फैंग ने अपने हल्के कांपते हाथों को भींच लिया और उत्साह में धीरे से चिल्लाया, ये वह है, ये है निश्चित रूप से वह उस समय के दौरान तियानतु स्वर्गवत में एकमात्र व्यक्ति था जो आधे घंटे तक जिया व ग्रीष्मकालीन बच्चे के साथ मारपीट कर सकता था और हार नहीं सकता था। शक्ल सूरत एक जैसी हो सकती है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की आंखों की अभिव्यक्ति वैसी नहीं हो सकती। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस रॉक के साथ उसकी एक बहन भी है, मेरी छोटी बहन जो लोगों को सिरदर्द देती है। आपका बड़ा भाई, मैं इस बार आपको एक बड़ा आश्चर्य देने वाला हूँ। 2 घंटे बाद टीएल, इसे ऐसे पढ़े जैसे वे स्पंजबॉब में पढ़ेंगे। यदि आप नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे आपके बचपन पर दया आती है। उद्धरण चिन्ह ... उस आदमी का नाम लिंग चेन है, लड़की लिंग शुई रुओ है। 2 साल पहले वे झोंगझो शहर से यहाँ आए थे। इस बात की पूरी संभावना है कि वे इस रॉक का बेहतर इलाज कर पाएंगे। हम उसके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करने के लिए अस्पताल गए। वह लड़की पहले से ही पूरे 3 साल से इस रॉक से संक्रमित है। उसके माता पिता लगभग एक ही समय में संक्रमित हुए थे और केवल 1 वर्ष के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। फिर भी वह लड़की अब तक दृढ़ता से डटी हुई है। डॉक्टर का कहना है कि उसमें जीने की बहुत दृढ़ इच्छा है। हालांकि इस रॉक वायरस पहले ही उसके पूरे शरीर में फैल चुका है, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो। अधिक से अधिक उसके पास केवल 3 महीने और बचे हैं। साथ ही ऐसी अफवाह है कि लिंग चेन को लिंग दंपति ने 6 साल पहले गोद लिया था। वह लिंग शुई रुओ का सगा रिश्तेदार नहीं है। जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी बाकी है।
यंग मास्टर, इस समय बस इतना ही डेटा है, बस काफी है। यू फैंग ने वीडियो चैट बंद कर दी और समय पर नजर डाली। खड़े होकर कमरे में कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अभी वह एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस तरह का मामला स्वाभाविक रूप से उसे खुद ही करना होगा। घर में प्रवेश करते हुए लिंग चेन ने हमेशा की तरह अपनी बहन के कोमल शरीर को उठाया, धीरे से उसे लिविंग रूम के बीच में उसके विशेष छोटे बिस्तर पर लिटा दिया। अपने शरीर को झुकाते हुए लिंग चेन ने शुई रुओ की नाक की नोक पर हाथ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, रुओ रुओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? आप क्या खाना चाहते हो? मैंने अभी अभी आइसक्रीम खाए है, मुझे भूख नहीं है। लिंग शुई रुओ ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने अपनी मणि जैसी आंखें झपकाई, अपनी बाहें खोली, अपने भाई की ओर गले लगाते हुए कहा, बड़े भाई, यह अभी भी बहुत गर्म है, क्या आप पहले मुझे स्नान कराने के लिए ले जा सकते हैं? जरूर। लिंग चेन मुस्कुराया और शुई रुओ को फिर से बाथरूम की दिशा में ले गया। लिंग शुई रुओ के शरीर में इस रॉक वायरस पहले ही फैल चुका था। उसके शरीर की ताकत 2-3 साल के बच्चे की तुलना में लगभग खराब है। इसके अलावा वह चलने की क्षमता भी खो चुकी है। उसकी सारी गतिविधियां व्हीलचेयर और लिंग चेन की भुजाओं द्वारा पूरी होती हैं। उसे उसके आलिंगन में लिए जाने का एहसास बहुत पसंद था। हर बार इस पल में उसकी आंखें बंद हो जाती थी, अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग करके वह उसके करीब आ जाती थी, उसके दिल की धड़कन सुनती थी, उसकी खुशबू सूंघती थी। लिंग चेन अकेले घर का खर्च उठाता था, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, घर का सारा काम उसका था। अपना बाकी समय उसने शुई रुओ के साथ बिताया। लगभग कभी भी उसे अपनी नजरों से दूर जाने की इजाजत नहीं दी। 2 साल पहले जब वह शुई रुओ के साथ बीजिंग आया था, तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि शुई रुओ के उसे छोड़ने से पहले वह हर मिनट, हर सेकंड उसके साथ बिताएगा। शायद उससे मिलने से पहले उसे कभी यकीन नहीं हुआ होगा कि एक दिन वह एक लड़की के लिए इस हद तक जा सकता है। यह एक बहुत ही शुद्ध दृश्य है। गंदे विचारों वाले लोगों को इस क्षेत्र से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। साफ चौड़े बाथरूम में लिंग शुई रुओ की आंखें बंद थी, उसकी लंबी पलकें थोड़ी हिल रही थी, जिससे उसके भाई को धीरे से उसके कपड़े उतारने की अनुमति मिली और फिर एक अभ्यास गति के साथ उसकी हल्की नीली ब्रा को खोल दिया। उसके सीने के सामने एक ठंडी अनुभूति हुई। उसने अपनी आंखें खोली, हवा में उजागर उसके सफेद नर्म स्तन को देखा। 2 उल्टे जेड कटोरे की तरह क्रिस्टल स्पष्ट टिप, 2 हल्के रंग की कलियां इतनी नर्म और गुलाबी कि आप लगभग देख सकते थे उन्हें छूना बर्दाश्त नहीं है। जहां तक इस खूबसूरत दृश्य की बात है, जो किसी भी आदमी का खून खौलाने के लिए काफी है, केवल वह और पीछे वाला आदमी ही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। एक जोड़ी हाथों ने उसे उसकी बाहों के नीचे से घेर लिया, ध्यान से उसके मुलायम सफेद स्तनों को पकड़ लिया, धीरे से उन्हें मसलना शुरू कर दिया। लिंग चेन पीछे से उसकी गर्दन से चिपक गया, उसकी नर्म चिकनी गर्दन की प्रशंसा करते हुए कोमलता से कहा, रुओ रुओ, ऐसा लगता है जैसे वे फिर से बड़े हो गए हैं। तो फिर भाई को पसंद है? लिंग शुई रुई ने हल्के से उसका पीछा किया। कोमल होंठ, उसकी छाती उसके सहलाने से हल्के से ऊपर नीचे हो रही थी, उसके गाल लाल हो गए थे, उसके मुंह से हल्की सी आवाज आ रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। रुओ रुओ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। रुओ रुओ के शरीर का हर हिस्सा परफेक्ट है, बेशक मुझे ये पसंद है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लिंग चेन मुस्कुरा दी। उसके पतले कोमल होठों पर एक हल्का चुंबन पड़ा, जो धीरे धीरे उसके चमकदार गालों की ओर सरक गया। लिंग शुओ रुओ की त्वचा मानो नेफ्राइट मुलायम जेड से बनी हो, एक शिशु की तरह थोड़ी साफ, चिकनी और मुलायम। उसके हाथ उसकी छाती से हटे, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए धीरे से एक्वा ब्लू अंडरवियर उतार दिया, जिससे उसका आकर्षक सुडौल शरीर प्रकट हो गया। क्रिस्टलीय चमक बिखेरती 2 लंबी पतली टांगे उसके मुलायम गोल नितंब अवर्णनीय रूप से मनमोहक थे। लिंग चेन ने उसे धीरे से उठाया, उसे बाथ टब के अंदर रखा जो पहले से ही गर्म पानी से भरा हुआ था।
हालांकि उसने अपना सारा समय उसके साथ बिताया था और पहले से ही उसके शरीर के हर इंच से बहुत परिचित था, फिर भी हर बार जब वे इस तरह मिलते थे तो उसके दृढ़ विश्वास पर हमेशा कड़ी परीक्षा होती थी। उसने अपने विचारों को शांत किया, उंगलियां अपने साथ गर्म पानी लेकर आई और उसने उसके शरीर को धीरे धीरे सहलाया। उसकी चिकनी गर्दन, चिकने कंधों, कोमल छाती, पतली कमर, सफेद पतली टांगों पर सरकते हुए। उसकी गति धीमी और नर्म थी, मानो किसी को सहला रही हो कांच की गुड़िया जो छूते ही टूट जाएगी। लिंग शुइरुओ ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे कोई प्यारा बिल्ली का बच्चा उसकी छाती से चिपक गया हो, अपने शरीर पर उसके प्यार भरे दुलार का आनंद ले रहा हो। जब पानी का तापमान धीरे धीरे ठंडा हो गया तो उसने अपनी आंखें खोली और उदास होकर बोली, भाई, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अधिकतम 3 महीने और जीवित रह सकती हूँ, क्या ये सच है? लिंग चेन का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने उसके छोटे हाथ पकड़ लिए। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या रुओ इस पर विश्वास करती है? लिंग शुइरुओ ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने अभी भी भाई से की गई शपथ पूरी नहीं की है, मैं कैसे मर सकती हूँ? लिंग चेन की आंखें धुंधली धुंध में ढंक गईं। उसने जल्दी से थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे अभी अभी उठी धुंध छट गई, ताकि शुइरुओ इसे न देख सके। उसने अपने सामने मौजूद युवा लड़की को कसकर गले लगाया और धीरे से कहा, इसलिए रुओ को कड़ी मेहनत करनी होगी, उस दिन तक जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती, ठीक है? वो उस वादे को कभी नहीं भूलेगा जो शुइरुओ ने 12 साल की उम्र में अपनी थोड़ी बचकानी आवाज में उससे किया था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे बड़े भाई से शादी करनी होगी। यह अद्भुत वादा इस पूरे मामले को कभी न बदलने के लिए उसकी प्रेरणा बन गया। समय, लेकिन अब इस रॉक ने उसकी सबसे प्यारी इच्छा को एक असंभव वास्तविकता में बदल दिया है। वह अब तक सहन कर सकती थी, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह कितनी मजबूत है, लेकिन वह जानता था इस समय शुइरुओ की जीवन शक्ति घास की एक युवा पत्ती की तरह कमजोर थी। थोड़ी सी तेज हवा या बारिश अनजाने में उसकी जान ले सकती थी। ठीक 1 घंटे पहले डॉक्टर ने उससे क्रूर आवाज में कहा था, अधिकतम उसके पास 3 महीने हैं। ये भी सबसे आशावादी परिस्थितियों में है। एक बार जब वह सो जाती है तो संभावना हमेशा बनी रहती है कि वह कभी नहीं उठेगी। वह अब तक कायम है, ये पहले से ही एक चमत्कार है। हार मान लो, छोड़ देना। वह हार कैसे मान सकता है? मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं उस दिन तक सहने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन क्या आप मेरे एक अनुरोध पर सहमत हो सकते हैं? लिंग शुइरुओ ने अपनी आंखें चमकाते हुए धीरे से पूछा। लिंग चेन, अगर मैं उस दिन तक सहन नहीं कर सकता, तो आप बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रह सकते, खासकर अकेले नहीं, और फिर बड़े भाई को एक सुंदर, सौम्य, दयालु लड़की ढूंढनी होगी जो भाई की तरह देखभाल करे आप में से, हमेशा आपके साथ, ठीक है? लिंग शुइरुओ ने स्वप्न जैसे शब्द कहते हुए उसके सीने में बसा लिया। लिंग चेन ने अपने होठों को जोर से काटा। ऐसे शब्द मजबूत शुइरुओ ने पहले कभी नहीं कहे थे। जाहिर है वह जानती थी कि अब उसमें जीवित रहने की ताकत नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया, थोड़ी कांपती हुई धीमी आवाज में चिल्लाया, रुओ, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। लिंग शुइरुओ ने फिर से बात नहीं की। वह उसके आलिंगन में लिपट गई, उसके साथ हर अनमोल पल का आनंद ले रही थी। मामा ने कहा, लोग मरने के बाद स्वर्ग नामक जगह पर जाएंगे। वह जगह बहुत आरामदायक है, बहुत शांतिपूर्ण है, वहां सभी को खुशी होगी। लेकिन वहां कोई बड़ा भाई नहीं है। बड़े भाई के बिना जो स्थान, वह स्वर्ग कैसे हो सकता है? मैं वास्तव में जीवित रहना चाहती हूँ, उस दिन तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक कि मैं बड़े भाई से शादी न कर लूं, और फिर अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताऊं। मैं ऐसा कभी नहीं देखना चाहती वह आहत या अकेला है। शुइरुओ को दोपहर का भोजन खिलाने के बाद वह उसे वापस उसके कमरे में उसके बिस्तर पर ले जाता है, धीरे से उसके माथे को चूमता है और चुपचाप वापस चला जाता है। हर दिन इसी समय लिंग शुइरुओ सोते हैं।
इस रॉक के वाहकों को बड़ी मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है ताकि जीवन शक्ति के नुकसान को एक निश्चित सीमा तक कम किया जा सके, अन्यथा यह मृत्यु के समय को तेज कर देगा। उस समय देखते हुए लिंग चेन सोफे पर बैठ गया और टेलीविजन चालू कर दिया। वह आमतौर पर टीवी नहीं देखता है और इस रॉक उपचार से संबंधित चीजों के अलावा किसी भी चीज पर अधिक ध्यान नहीं देता है। जब लिंग रुओ शुई ने इस रॉक से अनुबंध किया तो उसने अपना सारा समय और ऊर्जा उसमें लगा दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण शेन यू की दुनिया इस महीने 7 तारीख को सुबह 9 बजे पूरी दुनिया में एक ही समय पर खुलेगी। शेन यू एक बार फिर वर्चुअल वर्ल्ड गेमिंग के इतिहास में एक और मील का पत्थर है। ये सभी खिलाड़ियों को एक रहस्यमय दुनिया दिखाएगा जो कल्पना से परे है। बेतरतीब ढंग से कुछ चैनलों को पलटने पर वे सभी शेह युग प्रचार से संबंधित थे। लिंग चेन ने टीवी बंद कर दिया, सोफे पर आधा लेट गया, आंखें झुका ली, हल्के से हवा छोड़ी। अभी उनके सभी विचार लिंग शुई रुओ के बारे में हैं, जो भी शेन युग, जो भी आभासी खेल की दुनिया है, इन सब का उनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़े भाई, जल्दी करो और उठो, तुम इस तरह जमीन पर पड़े हुए भयानक रूप से जल जाओगे। बड़े भाई, मेरे पास पानी नहीं है, क्या इससे काम चलेगा? ये बहुत ठंडा है और बहुत मीठा है। NOVALBIN, क्या ये स्वादिष्ट है? यदि इसका स्वाद अच्छा है तो इसका बचा हुआ हिस्सा पी ले। ओ नम, माँ, आप मुझे एक तरफ क्यों ले गई? बड़ा भाई प्यासा है, वह सचमुच पानी पीना चाहता है। माँ, पापा, क्या आप लोग उसे बचा सकते हैं कृपया? पापा, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उसे जरूर बचा लेंगे ना? रुओ, उस वर्ष तुमने मुझे मृत्यु की सीमा से वापस बुलाया, लेकिन इस बार मैं आपकी जान बचाने के लिए क्या उपयोग करूं? डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी की आवाज जो उसके कानों में पड़ी, उसने लिंग चेन को अपनी आंखें खोलने, सीधे बैठने और अपने माथे को थोड़ा कसने पर मजबूर कर दिया। इस क्षेत्र में लगभग हर निवासी को पता है कि एक इसरॉक वाहक 12 नंबर विला में रहता है और इसलिए उसके घर में व्यावहारिक रूप से कभी भी आगंतुक नहीं आते हैं। लोग करीब जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। दरवाजे की घंटी की आवाज भी नहीं सुनी गई है एक लंबे समय। हालांकि उसे इस बात की अधिक परवाह थी कि शोरगुल वाली घंटी से शुई रुओ जाग जाएगी या नहीं, जो सो रही थी। ठीक है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह कोई इरोटिका नहीं है, इसलिए भविष्य में ऐसे कुछ और दृश्य हो सकते हैं। मैं संभवतः उनका संक्षेप में उल्लेख करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने इस बार केवल पूरा अनुवाद किया क्योंकि यह पहली बार था। आगे बढ़ते रहना। शूरा का क्रोध अध्याय 3 सौदा पी एस भविष्य के अध्यायों में ज़ियावा को ईब में बदल दिया गया है। मैं पिछले सभी अध्यायों में नाम नहीं बदलूंगा। मैं यहाँ सिर्फ एक नोट छोड़ रहा हूँ ताकि लोग भ्रमित न हों। दरवाजा खोलते हुए बाहर एक समान उम्र और शारीरिक गठन का एक आदमी खड़ा था। उसका स्वभाव अद्भुत था। उसके कपड़ों पर एक नजर डालें और आप बता सकते हैं कि वे आपके नियमित ब्रांड के नहीं थे। लिंग चेन को प्रकट होते देख वह व्यक्ति अवचेतन रूप से एक छोटा कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर उत्साह और घबराहट का मिश्रण दिख रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आप कौन हैं? लिंग चेन ने कहा। उसका आकार मापने के बाद पूछा। उसने इस व्यक्ति को देखा था। इससे पहले जब वह शुई रुओ के साथ लौट रहा था तो उसने एक बार इस व्यक्ति की झलक देखी थी। लिंग शुई रुओ भले ही केवल 16 साल की थी, लेकिन वह पहले से ही एक अद्भुत सुंदरता थी। चाहे वह कहीं भी जाए, सभी की निगाहों का केंद्र बिंदु बन जाती थी, इसलिए उस समय उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन अब यह आदमी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लिंग चेन, हाय, हेलो, मुझे पता है आपका नाम लिंग चेन है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, यूनफेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहा। उसने बातचीत की दैनिक आधार पर सभी प्रकार की महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ, यहाँ तक कि चीन के सर्वोच्च नेता के साथ आमने सामने होने पर भी उन्हें कोई घबराहट महसूस नहीं हुई।
फिर भी समान उम्र के इस व्यक्ति के सामने वह वास्तव में इतना बेकार था कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। एक साथ एक उचित वाक्य। युन फैंग ने जितनी तेजी से संभव हो सके अपने दिल में उत्तेजना को दबा दिया और गंभीरता से बोलना शुरू किया। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मेरी यहाँ यात्रा भी मेरे लिए बहुत अभिमानपूर्ण थी, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ओह ठीक है, पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम युन फैंग है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ? लिंग चेन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, भावहीन होकर उत्तर दिया, मेरा घर इस रॉक वायरस से दूषित है। क्या आप अभी भी प्रवेश करना चाहते हैं? ये ठीक है, मुझे अभी पिछले महीने ही टीका मिला है। यू फैंग ने जल्दी से कहा, हर कोई जानता है कि इस समय इस रॉक वायरस का टीका अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इस तरह, क्या आप निश्चित हैं कि आप अभी भी इसमें आना चाहते हैं? निश्चित रूप से और बिल्कुल। यू फैंग ने पहले की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लिंग चेन ने फिर से उसकी ओर देखा, कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, घूम गया और लिविंग रूम में लौट आया। फिर अंदर आओ। यू फैंग मानो किसी देवदूत की आवाज सुन रहा हो, खुशी से भरा हुआ अंदर आया। उसने अपने पीछे का दरवाजा हल्के से बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप खुद पर हंसा। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। जिस व्यक्ति की मैं पूजा करता हूँ उससे मिलते समय मेरे दिल की धड़कन अभी भी तेज हो जाती है और व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है। लिविंग रूम बहुत ही साधारण तरीके से बनाया गया है, लेकिन बेहद साफ सुथरा है। यू फैंग बहुत सावधानी से आगे बढ़े। जब लिंग चेन बैठ गया तो वह उसके पीछे चला गया और उसके सामने बैठ गया। अपना मुंह खोलते हुए सबसे पहले कहा, मैं अपना परिचय फिर से दूंगा। मेरा नाम यू फैंग है। मैं हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? लिंग चेन ने स्पष्ट रूप से उसे टोक दिया। लिंग चेन को करीब से देखते हुए, उसकी निगाहों से मिलते हुए युन फैंग की दिल की धड़कन तेजी से तेज हो गई। उसे और भी यकीन हो गया कि लिंग चेन ही वह व्यक्ति है, क्योंकि वह उसके पूरे जीवन में सबसे तेज नजर थी जो उसने देखी थी। एक नजर व्यवहारिक रूप से ब्लेड की धार से भी अधिक तेज थी। अपनी भाव शून्य निगाहों के तहत युन फैंग को थोड़ी सी घुटन महसूस हुई। उन्होंने एक सांस लेते हुए कहा, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। इसे अभी अस्वीकार न करें। मुझे विश्वास है कि आपको इस सौदे में बहुत दिलचस्पी होगी। सौदा। लिंग चेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसने इस व्यक्ति को अंदर जाने दिया। इसका कारण ये था कि उसे उससे कोई बुरा इरादा या खतरा महसूस नहीं हुआ था। जहाँ तक सौदे की बात है, उसने कभी भी अन्य लोगों के साथ हल्के में सौदा नहीं किया, क्योंकि सही। युन फैंग ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, परसों शेन का उद्घाटन है यू। मुझे यकीन है कि आप ये जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। यू फैंग की आवाज उत्साहित होने लगी। मैं आपको एक गेमिंग स्टूडियो में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। नहीं, यह एक गेम गिल्ड है। फिलहाल ये थोड़ा छोटा है। दिलचस्पी नहीं है। मैंने बहुत समय पहले इस तरह की चीजें खेलने का समय खो दिया था। अब आप जा सकते हैं। लिंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया, यहाँ तक कि तुरंत एक आंख का भाव दिखाते हुए उसे जाने के लिए कहा। हालांकि मन में वह थोड़ा हैरान था कि यह व्यक्ति विशेष रूप से उसे गेम गिल्ड में आमंत्रित करने के लिए यहाँ क्यों आएगा। आभासी खेल की दुनिया। अभी मेरी दुनिया केवल शुई रो है। मैं उसके साथ बिताए गए समय को बांटने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रुको, मत करो, मुझे पहले खत्म करने दो। युन फैंग ने जल्दी से अपने हाथ लहराए, अपनी भावनाओं को शांत करते हुए कहा, चूंकि यह एक सौदा है, निश्चित रूप से मैं ऐसी शर्तें खोलूंगा जिससे आप संतुष्ट होंगे। मुझे पता है कि इस रॉक में आपकी एक बहन है। पिछले कुछ वर्षों से आप उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। फिर एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत रुचि होनी चाहिए। यू फैंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। धीरे धीरे एक नाम बोला, 13,223 दवा। टीएल, कृपया को से नहीं, ये बहुत गंभीर है।
लिंग चेन, जो हमेशा शांत तालाब की तरह शांत रहता था, अचानक सोफे से उठ खड़ा हुआ जैसे कि उसे अचानक कोई सुई चुभ गई हो। उसकी आंखें यू फैंग पर टिक गईं। आप फिर से ऐसा कहते हैं? इससे पहले यू फैंग ने पहले ही लिंग चेन के मन में अपनी बहन के प्रति जो कोमल प्रेम देखा था, उसकी वर्तमान प्रतिक्रिया पूरी तरह से उसकी भविष्यवाणियों के भीतर थी। वह खड़ा हो गया, सीधे अपनी आंखों में देखते हुए, अपनी स्पष्ट आवाज का उपयोग करते हुए। 13,223 दवा। सौदे के लिए मैं यही पेशकश करता हूँ। वह दवा, दुनिया में केवल 13 बोतलें हैं। नहीं, शुरू में 13 बोतलें थी, उनमें से 10 बोतलें पहले ही खा ली गई हैं। अभी दुनिया में केवल आखिरी 3 बोतलें हैं, और उनमें से एक अभी मेरे हाथ में है। आप कौन हैं? केवल अब लिंग चेन ने इस व्यक्ति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना शुरू किया। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा, विशेषकर उसके हाथ। इस दुनिया में बहुत कम चीजें थी जो उसके दिल को छू सकती थी, और 13,223 ड्रग नाम उसके दिल में गड़गड़ाहट की तरह था। क्योंकि फिलहाल यह इस रोग को ठीक करने में सबसे मजबूत प्रभाव वाली एक विशेष दवा है। जब तक इस रोग से पीड़ित व्यक्ति इसका उपयोग करता है, वे इस रोग वायरस को पूरे 10 वर्षों तक गहरी नींद की स्थिति में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन 10 वर्षों के भीतर पीड़ित व्यक्ति इस रोग वायरस के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली और जीवन शक्ति धीरे धीरे बहाल हो जाएगी, उनका शरीर भी स्वस्थ स्थिति में लौट आएगा। 10 साल बाद जब वायरस फिर से जागृत होगा, इसका महत्व केवल किसी के जीवन का 10 वर्ष तक विस्तार नहीं है। पृथ्वी के लगातार आगे बढ़ते चिकित्सा विज्ञान के साथ 10 वर्षों के भीतर इस रोग वायरस पर पूरी तरह से काबू पाने का एक तरीका मिल जाने की बहुत संभावना है। उस समय दोबारा संक्रमित होने पर भी वह इतना भयावह और निराशाजनक नहीं रहेगा। दुनिया में इस दवा की केवल 13 दवाएं थी। इस दवा का आविष्कार करने वाले प्रोफेसर की 14वीं बोतल बनाने में सक्षम होने से पहले ही हत्या कर दी गई थी। यह एक साजिश है। उनकी मृत्यु के साथ ही 13,223 दवा का फॉर्मूला एक रहस्य बन गया। इस दवा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लिंग चेन उनमें से एक है। इन सभी वर्षों में उसने 13,223 दवा की तलाश कभी नहीं छोड़ी। फिर भी उसने कितनी भी कोशिश की, उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार दुनिया में केवल 13 ही थे। यू फैंग, यू परिवार वित्तीय समूह का नंबर 1 उत्तराधिकारी। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अपनी स्थिति के अनुसार 13,223 दवा की एक बोतल प्राप्त करने की योग्यता है या नहीं, यू फैंग ने गंभीरता से कहा। लिंग चेन, जिस समय मेरा कबीला कई कठिनाइयों के माध्यम से 13,223 दवा की उस बोतल को हासिल करने में कामयाब रहा, यह मेरे दादाजी को बचाने के लिए था, जो अचानक इस रोग से संक्रमित हो गए थे। लेकिन जब हमें अंततः यह मिली, तो दादाजी का पहले ही निधन हो चुका था। मेरे पिताजी उसकी पीड़ा बेतरतीब ढंग से मुझे दे दी। अभी यह मेरे हाथ में है। यदि आप मेरी बात मान ले तो मैं 13,223 औषधि की वह शीशी शीघ्र ही आप तक पहुंचा दूंगा। मैं सहमत हूँ। लिंग, जिसने यू फैंग को तुरंत अस्वीकार कर दिया था, अब और भी अधिक दृढ़ स्वर के साथ सहमत हो गया। जब तक वह शुई रुओ को बचा सकता है, वह किसी भी मात्रा में प्रयास करने और किसी भी प्रकार की कीमत स्वीकार करने में सक्षम है। लिंग चेन की सहमति पाकर यू फैंग इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। उसने अपनी दहाड़ती छाती को थपथपाते हुए कहा, हे, आप सहमत हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। N1, जिसके बारे में बोलते हुए आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं आपके साथ यह सौदा करने क्यों आया हूँ। लिंग चेन ने अपना सिर हिलाया। उसकी उपस्थिति शांत थी, लेकिन उसके दिल में वह बेहद उत्साहित था। 13,223 दवा, वह वस्तु जिसका उसने सपना देखा था, ये सोचकर कि वह अपने आप उसके पास आ जाएगी। ये बहुत मूल्यवान है आइटम। क्या व्यापारिक स्थितियां वास्तव में आसान होंगी? यू फैंग सीधा खड़ा था, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाए हुई थी। वह दृश्य जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था, उसके दिमाग में दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, 3 साल पहले
U10 माउंटेन काले बादल तुम, मैं, ज़ियावा। लिंग चेन थोड़ा रुका, उसके बाद एक छवि जो उसने बहुत पहले अपनी याददाश्त में गहराई से दबा रखी थी, उसके दिमाग में उभर आई। उसके चेहरे पर गहरे आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। तुम वही हो जिसने दोनों के बीच लड़ाई देखी थी, मैं और ज़ियावा उस समय। लून हुई फैंगजू, हवा और बर्फ का चक्र। हाँ, यह मैं हूँ, वह मैं हूँ। ये देखकर कि लिंग चेन को वास्तव में अपना नाम याद है, युन फैन का रक्तचाप चरम पर पहुंच गया। आप नहीं जानते, भले ही मैं ये देखने में सक्षम नहीं था कि अंत में कौन हारा और कौन जीता, लेकिन उस लड़ाई को देखने के बाद मैं 3 दिनों तक अच्छी रात की नींद नहीं ले सका। ये सच था, ऐतिहासिक, पौराणिक, सबसे मजबूत की लड़ाई। इससे पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम चीन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़ियावा से इतने लंबे समय तक लड़ सकता है और हार नहीं सकता है। और भी भाग्यशाली, जब ज़ियावा ने आपका मुखौटा छीन लिया, तो मैंने आपका चेहरा देखा। आह, चिंता मत करो, भले ही मैं लगातार तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को इससे संबंधित किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया। आप हालांकि मैंने एक बार अपने कुछ दोस्तों को बताया था कि चीन में एक व्यक्ति आया है जो ज़ियावा को टक्कर दे सकता है, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बारे में सोचते हुए, अगर मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता, अगर कोई और मुझे इसके बारे में बताता, तो शायद मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। लिंग चेन मन में आह भरते हुए वापस सोफे पर बैठ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्यों युन फैंग ने उसे अत्यधिक उत्साह भरी निगाहों से देखा। टील, वाह, क्या ये स्पष्ट नहीं था कि वह तुम्हें चाहता है? किसने सोचा होगा 3 साल पहले हेवन स्लॉटर की उस दुनिया में वह तलवारबाज डार्क क्लाउड माउंटेन पर चढ़ रहा था, जो उसके और ज़ियावा के बीच लड़ाई में हुआ था। 3 साल बाद वह उसे पहचान लेगा और उसे अपने सपनों की वस्तु देकर स्वयं उसे ढूंढेगा। क्या ये नियति की व्यवस्था है? क्या ईश्वर अपनी क्रूरता वापस ले रहा है? अब उसे और शुइरुओ को अलग नहीं कर रहा है। जब तक आप 13,223 दवा ला सकते हैं, मैं आपकी किसी भी शर्त पर सहमत हो सकता हूँ। हालांकि आपको पहले मुझे ये बताना होगा कि आप मुझसे वास्तव में क्या करवाना चाहते हैं। लिंग चेन ने कहा, आराम करो, तुम एकमात्र व्यक्ति हो जिसका मैंने कभी सम्मान किया है। मैं कभी भी तुम्हें कोई भयानक काम करने के लिए मजबूर करने के लिए 13,223 दवा का उपयोग नहीं करूंगा। दरअसल मेरे ऐसा करने का कारण भी आपके जैसा ही है। युन फैंग लिंग चेन के सामने लौटा और फिर हल्की सांस छोड़ी। आपकी तरह मैं भी अपनी छोटी बहन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। शूरा का क्रोध, अध्याय 4। बड़े भाइयों वाली छोटी बहनें वास्तव में धन्य हैं। ओह, लिंग चेन की आंखों में दिलचस्पी का संकेत। युन फैंग ने हल्की आह भरते हुए अपनी अभिव्यक्ति को शांत किया। यहाँ बताया गया है कि यह कैसा है। आपकी तरह मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे 2 साल छोटी है। हो सकता है आप लोग सोचते हो कि उच्च वर्ग के लोगों का जीवन विलासितापूर्ण और समृद्ध होगा। हाँ, कई बार हम आसानी से वह हासिल कर लेते हैं जिसकी दूसरे लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे आसानी से हासिल कर सकते हैं और जिनसे दूर चले जाना हमारी नियति है। जैसे हमारी शादी। इस संबंध में लाभ की अनगिनत श्रृंखलाओं के प्रभाव में हमें मूलतः कोई स्वतंत्रता नहीं है। लिंग चेन, मेरी छोटी बहन का नाम युन मेंगशिन है। 3 साल पहले एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के सबसे बड़े बेटे की नजर उस पर पड़ी और उसने मेरे पिता और उनके पिता के सामने कसम खाई कि वह उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। उस परिवार में सचमुच बहुत ताकत है। अगर हमारे परिवार एक साथ जुड़ सके तो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। उस समय मेरे पिता और परिवार के बुजुर्गों के लिए यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। मेरे पिता ने मौके पर ही मेंगशिन से वादा किया था कि जब वह 21 साल की हो जाएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा, और इसलिए मेरी बहन की शादी बिना पूछे ही तय कर दी गई। उसकी राय के लिए और इसकी आवश्यकता के बिना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तुम बहन नहीं चाहती,
लिंग चेन ने पूछा, युन परिवार के वित्तीय समूह को इस विवाह को इतना महत्व देने की अनुमति देना, यहाँ तक कि अभिभूत महसूस करना, वास्तव में इस परिवार की शक्ति कितनी महान है। उसने मन ही मन ये भी सोचा कि क्या उसकी अपनी बहन शुई रो भी इस तरह से जबरदस्ती कर रही थी। वहां तक सोचते हुए उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। हत्या का एक मजबूत इरादा उसकी आंखों में चमकने लगा। एक बेतरतीब ठंड ने युन फैंग को अस्वाभाविक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने माथे को महसूस किया, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, सिर्फ अनिच्छा से अधिक, वह व्यावहारिक रूप से मर जाएगी। उस समय उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र नहीं थी, लेकिन वर्षों से वह इस व्यक्ति को देख रही थी। वास्तव में यदि आप उसकी शक्ल, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी क्षमता, उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को देखें, तो उसे लगभग एक आदर्श माना जा सकता है इंसान। लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही धूर्त है और किसी भी कीमत पर उद्देश्यों को पूरा करता है। एक क्रूर व्यक्ति। विशेष रूप से वह महिलाओं को केवल खेलने की वस्तु के रूप में देखता है। मेरी बहन ऐसे व्यक्ति के साथ अपना शेष जीवन बिताने से 100% इनकार करती है और इस शादी के खिलाफ दृढ़ता से लड़ रही है। लेकिन मेरे माता पिता और परिवार के सभी बुजुर्ग इस शादी पर आमादा हैं। उन्होंने कभी उसकी बात नहीं सुनी। अगर शादी सफल होती है तो इससे कबीले को बहुत लाभ होगा जो कई वर्षों तक जारी रहेगा। असफल होने पर यह उस कबीले से बदला भी ले सकता है। ऐसी विपरीत स्थिति में वे मेरी बहन के विरोध पर भी ध्यान क्यों देंगे? अंततः वे मेरी बहन के बारे में केवल एक व्यापारिक उत्पाद के रूप में सोचते हैं जो भारी लाभ ला सकता है। इसका इससे कोई संबंध कैसे है कि आप मुझे मिस्टिक मून में गेमिंग गिल्ड में क्यों शामिल करना चाहते हैं? लिंग चेन ने पूछा। है, बहुत बड़ा रिश्ता है, यू फैंग ने तुरंत कहा, क्योंकि उस गिल्ड की स्थापना मेरी बहन ने की है। यह शादी के खिलाफ लड़ने की उसकी आखिरी उम्मीद है। हालांकि ये सिर्फ इतना है कि आपसे मिलने से पहले संभावनाएं बहुत कम थीं। आप कह रहे हैं मेरी बहन का व्यक्तित्व बचपन से ही जिद्दी रहा है, उसके तीव्र प्रतिरोध के कारण। 1 महीने पहले उसने और मेरे पिता के बीच शर्त लगाई थी, एक ऐसी शर्त जिसे जीतना उसके लिए अनिवार्य रूप से असंभव था। शर्तें मेरे पिता द्वारा निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा, अगर मेरी बहन 2 साल के भीतर पूरे युन परिवार के वित्तीय समूह को टक्कर देने वाली प्रतिष्ठा और भाग्य हासिल कर सकती है, तो वह पहचान लेंगे कि उसके पास अपना भविष्य तय करने की शक्ति और स्वतंत्रता है। अब कोई भी उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। यदि नहीं, तो उसे चुपचाप कबीले की व्यवस्था का पालन करना होगा। 2 साल बाद उस व्यक्ति से शादी करनी होगी। किसी भी शिकायत या विरोध की अनुमति नहीं होगी। युन परिवार वित्तीय समूह को अपनी वर्तमान स्थिति तक विकसित होने में कम से कम 100 वर्ष लगे हैं। यह सोचना कि तुम्हारे पिता एक लड़की को 2 साल के भीतर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या पता था कि दुनिया में इतना बेशर्म दांव भी चल सकता है? लिंग चेन ने तिरस्कार भरी हंसी दी। वास्तव में इतना ही नहीं, कबीले में हर किसी को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी वित्तीय और राजनीतिक संबंधों को भी उसे कुछ भी देने की अनुमति नहीं है। आर्थिक मदद हो या सुविधा, सब कुछ उसी पर निर्भर है। मेरे पिता के ऐसा करने का कारण वास्तव में ये था कि मेरी बहन सारी आशा छोड़ दे। लेकिन मेरी वह जिद्दी छोटी बहन मान गई। परिवार ने उसकी आय के सभी स्रोत बंद कर दिए। उसका अंतिम निर्णय, और जिसे उसकी एकमात्र पसंद कहा जा सकता है, वह है मिस्टिक मून की खुली दुनिया। अंत तक बोलते हुए युन फैन के चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव प्रकट हुआ। वह ये नहीं भूल सकता था कि कैसे उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन हमेशा एक मजबूत, जिद्दी, फिर भी गहराई से छिपी खोई हुई और असहाय अभिव्यक्ति दिखाती थी। आप चाहते हैं कि मैं आपकी छोटी बहन की मदद करूं? इस बिंदु पर लिंग चेन अब पूरी तरह से समझ गया कि युन फैंग ने उससे संपर्क क्यों किया। हाँ, यू फैंग ने सिर हिलाया। उसे 2 साल के भीतर युन परिवार के वित्तीय समूह के बराबर भाग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अनुमति देना, क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेरी वजह से ये किया जा सकता है? लिंग चेन ने बिना भाव व्यक्त किए पूछा।
मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। यदि पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो ये कर सकता है, तो मेरा मानना है कि वह केवल आप ही हो सकते हैं। यू फैंग ने गंभीरता से कहा, और तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो? तुम मुझे कितना समझते हो? सिर्फ इसलिए कि आपने 3 साल पहले जियावा के खिलाफ वह लड़ाई देखी थी। मुझे अपनी दृष्टि पर विश्वास है। मैं विशेष रूप से लोगों को परखने की अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो आपको मेरी बहन के गिल्ड में शामिल करने के पीछे मेरे भी अपने मकसद हैं। मैं हमेशा आपके द्वारा प्रदर्शित छवि को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ, जिससे हर किसी को पता चल सके कि हमारे चीन में एक देव श्रेणी का खिलाड़ी है जो बराबर है जियावा के लिए, जिससे पश्चिमी खिलाड़ी अब हमें नीची नजर से देखने में सक्षम नहीं होंगे। 3 साल में मेरा ये सपना कभी खत्म नहीं हुआ। अंतिम भाग से बात करते हुए यू फैन की आंखें और अधिक भावुक हो गईं। टीएल, ऐसा राष्ट्रवाद, यह मेरी आंखों में लगभग आंसू ला देता है। लिंग चेन की अविश्वसनीय रूप से तीव्र सुनवाई ने सांस लेना शुरू कर दिया, जो अगले कमरे में भी थोड़ी कम हो रही थी। वह जानता था कि सोई हुई शुइर वो पहले से ही जाग रही थी। उन्होंने कहा, मैं अब समझता हूँ, सही समय पर मुझे उससे मिलने ले चलो। मैं उसके संग में शामिल हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी इच्छानुसार उसकी मदद करूंगा। ठीक है। यून फैंग ने अपना सिर हिलाया, इतना उत्साहित कि उसके हाथों की हथेलियां पसीने से लथपथ हो गईं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक कसकर सील किया हुआ धातु का छोटा सा बक्सा निकाला और उसे लिंग चेन के सामने रख दिया। अंदर 13,223 दवा है। कोड 08177180 है। मैं अपने गौरव और सम्मान की कसम खाता हूँ, ये बिल्कुल नकली नहीं है। छोटा धातु का बक्सा लिंग चेन के हाथों में था। यू फैन स्पष्ट रूप से उसके हाथों को उत्साह से कांपते हुए देख सकता था। उसने बक्से को इतनी सावधानी से पकड़ रखा था, जैसे कि यह कांच का एक भंगुर टुकड़ा था जो छूने पर टूट जाएगा। उसने वास्तव में अपनी बहन को अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण देखा। भले ही वह एक लाइलाज बीमारी से संक्रमित है, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ऐसे भाई के साथ वह अभी भी खुश है। यू फैंग ने चुपचाप सोचा। लिंग चेन ने अपना सिर उठाया, यू फैंग की ओर देखते हुए। उसकी आंखों में ठंडक चली गई। उसने पूछा, अभी मुझे ये दे रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं एक दुष्ट मनुष्य, तेरी भलाई का बदला बुराई से कौन देगा? यून फैंग मुस्कुराए, एक सर्वोच्च गुरु जो जियावा के साथ समान रूप से लड़ सकता है। एक व्यक्ति जो अपनी इस रोग संक्रमित बहन की देखभाल बिना उसका साथ छोड़े कर सकता है। क्या वह एक वादा तोड़ने वाला कृतज्ञ निम्न जीवन होगा? मैं आप पर विश्वास करता हूँ और अपनी दृष्टि और हृदय पर विश्वास करता हूँ। लिंग चेन उठ खड़ा हुआ। उसने यून फैन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे एक पूर्ण वादा दिया। आज आपने जो शब्द कहे हैं, उन पर आपको पछतावा नहीं होगा। यू फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और लिंग चेन को पकड़ लिया, अपना वादा हासिल करते हुए। उसका दिल बहुत उत्साहित था। मुझे भी विश्वास है, मुझे आज के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले मेरी 2 अतिरिक्त शर्तें हैं, लिंग चेन ने कहा। लिंग चेन की अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। सबसे पहले, भले ही मैं आपकी बहन के संग में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं उससे नहीं मिलूंगा। मैं लोगों से मिलने के लिए अपने असली चेहरे का उपयोग नहीं करूंगा। आप भी किसी को कुछ नहीं बता सकते मुझसे संबंधित। मैं नहीं चाहता कि मेरी और मेरी बहन की शांति भंग हो। कोई बात नहीं, यू फैंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। यहाँ आने से पहले उन्होंने पहले ही सोचा था कि लिंग चेन का ऐसा अनुरोध होगा। उनका मानना था कि अपनी क्षमता से यदि उन्होंने मिस्टिक मून की दुनिया में प्रवेश किया तो निश्चित ही कुछ ही समय में उनका नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अगर उन्होंने अपनी पहचान नहीं छिपाई तो उनका जीवन शांतिपूर्ण नहीं होगा। शायद वह इसकी उपेक्षा कर सकता है, लेकिन अपनी बहन की देखभाल के स्तर के आधार पर वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देगा। दूसरी बात, मैं और मेरी बहन एक साथ गिल्ड में शामिल होंगे, लिंग चेन ने कहना जारी रखा। यह जाहिर तौर पर यह और भी कम समस्या है। यू फैंग ने राहत की एक छोटी सांस ली।
लिंग चेन ने जो 2 शर्तें प्रस्तावित की, उन्हें शर्तें भी नहीं माना जा सकता। एक अतिरिक्त व्यक्ति जोड़ने से वह अधिक खुश नहीं हो सकता। मुझे अपने और अपनी बहन के बालों का एक कतरा या कुछ और दे दो। आज दोपहर को मैं व्यक्तिगत रूप से गेमिंग उपकरण लाऊंगा। और ठीक है, क्या तुम लोगों को हार या कंगन पसंद है? मिस्टिक मून के लिए गेमिंग उपकरण को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था, हार और कंगन। आप इसे सीधे अपनी गर्दन के चारों ओर पहन सकते हैं या अपनी कलाई पर पहन सकते हैं। इसका स्वरूप एक छोटी, जटिल सहायक वस्तु जैसा है। गेमिंग करते समय इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी जटिल नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। गेमिंग करते समय आपको बस सीधा लेटना होता है और फिर गेम में प्रवेश करने के लिए कमांड कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेनी होती है। साथ ही गेमिंग डिवाइस को रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आप 24/7 गेम में हो। आंतरिक चार्ज 50 साल और उससे अधिक समय तक चलने के लिए पर्याप्त है। कंगन, लिंग चेन ने उत्तर दिया। ठीक है। यू फैंग ने अपनी उंगलियां चटकाईं। शुरू में वह घबराया हुआ आया था, लेकिन ये प्रक्रिया उसकी अपेक्षा से अधिक सफल रही। उसने न केवल लिंग चेन की स्वीकृति प्राप्त की, बल्कि उसका वादा भी प्राप्त किया। स्वीकार करना और एक वादा, ये पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। ये सब लिंग चेन के अपनी बहन के प्रति उस प्रेम से उत्पन्न हुआ जो हर चीज से बढ़कर था। बेशक वह बिना शर्त भरोसा भी है जो उसने लिंग चेन के प्रति प्रदर्शित किया था। वह क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह ... एक भी नहीं है। ओह ठीक है, मैं दोपहर में 2 सेल फोन किनारे पर पहुंचा दूंगा। चिंता मत करो, ये वह होगा जहां विद्युत चुंबकीय विकिरण इतना छोटा है कि आप इसे पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। लिंग चेन द्वारा दिए गए डीएनए नमूनों को लेते हुए यून फैंग ने समय देखा और खड़े होकर कहा, तो फिर मैं अभी तैयारी करने जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बहन को बचा सकते हैं और हम चीन के कारण पूरी दुनिया को अपनी अभिव्यक्ति बदलने पर मजबूर कर देंगे। लिंग चेन मुस्कुराया, जाओ वही करो जो तुम्हें करना है। यू फैंग को घर से बाहर निकलते हुए शुरू से अंत तक लिंग चेन हमेशा धातु के बक्से को ध्यान से पकड़े हुए था, जिसमें 13,223 दवा रखी हुई थी। जैसे उसे डर हो कि जैसे ही वह उसके हाथ से छूटेगा वह गायब हो जाएगा। यू फैंग को दरवाजे से बाहर देखकर जैसे ही वह लौटने वाला था, यू फैंग अचानक पीछे मुड़ा और फिर धीरे से एक वाक्य कहा, आह, बड़े भाई वाली छोटी बहनें वास्तव में धन्य हैं। लिंग चेन, शूरा का क्रोध अध्याय 5, रहस्यवादी चंद्रमा अनुवादक, अरे बताओ कौन? यून फैंग के चले जाने के बाद लिंग चेन का शांत स्वभाव तुरंत खत्म हो गया। वह अनिवार्य रूप से शुई रुओ के कमरे में जाने के लिए लड़खड़ा रहा था, लगभग अपना सिर दरवाजे पर मार रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दरवाजा खोलकर उसने देखा कि लिंग शुई रुओ पहले से ही बिस्तर पर बैठा था। उसे एक दिव्य मुस्कान के साथ देख रहा था। भाई, अभी वह बड़ा भाई कौन था? ऐसा लगता है जैसे उसने भाई को कुछ प्रभावशाली बातें बताईं। भाई को इतना उत्साहित देखना वाकई दुर्लभ है। लिंग चेन व्यवहारिक रूप से अपने तेज दिल की धड़कन सुन सकता था। अब तक उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में था। वह लिंग शुई रुओ के पास बैठ गया, ध्यान से बॉक्स को अपने घुटनों पर रख दिया। यह कोई साधारण कंटेनर नहीं था जो उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। वह है अपने जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति को बचाने की आखिरी आशा। एक आशा जो जब वह निराशा के करीब पहुंच रहा था, स्वर्ग से आई थी। उसने कभी भी इस क्षण में स्वर्ग को धन्यवाद नहीं दिया, किसी व्यक्ति को धन्यवाद नहीं दिया। भले ही यू फैंग ने उसे व्यापार के रूप में 13,223 दवा दी, लेकिन अगर यह वास्तव में शुई रुओ के जीवन को बचा सकता है, तो वह इस दयालुता को याद रखेगा पूरी जिंदगी और अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। हालांकि 2 वर्षों के भीतर यून परिवार वित्तीय समूह से प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। यून फैंग द्वारा दिए गए कोड के अनुसार लिंग चेन ने धीरे से कंटेनर खोला। अंदर एक छोटी भूरे रंग की बोतल थी जो मध्यमा उंगली जितनी मोटी थी। बोतल के माध्यम से
उसने भीतर हल्का सा बहता हुआ तरल पदार्थ देखा। इस छोटी बोतल को बाहर निकालते हुए, जो शुई रुओ की जान बचा सकती थी, लिंग चेन ने धीरे धीरे ढक्कन को हटाने के लिए सबसे हल्की हरकत की। तुरंत एक अजीब सी गंध बाहर की ओर आने लगी। लिंग चेन के हाथ थोड़ा कांपने लगे। उसने छोटी बोतल शुई रुओ के होठों पर रख दी और धीरे से कहा, यहाँ रुओ रुओ, जल्दी करो और इसे पी लो। दो छोटे मुलायम हाथों ने लिंग चेन के हाथों को पकड़ लिया। केवल अब लिंग चेन को एहसास हुआ, लिंग शुई रुओ जो अभी मुस्कुरा रही थी, उसने अपना चेहरा आंसुओं में ढक लिया। उसने हल्के से कहा, क्या ये वह है जो भाई ने उस बड़े भाई से बदला था? क्या ये मुझे उस दिन तक जीवित रहने दे सकता है जब तक कि मैं भाई से शादी न कर लूं? लिंग चेन जोर से अपना सिर हिलाता है और फिर तुरंत उसे हिलाता है। यह न केवल रुओ रुओ को उस दिन तक जीवित रहने की अनुमति देगा जब तक कि आप अपने भाई से शादी नहीं कर लेते, बल्कि आप पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे और उस दिन तक हमेशा अपने भाई के साथ रहने में सक्षम होंगे। हम बूढ़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। लिंग शुई रुओ ने सबसे दृढ़ आवाज के साथ सहमति व्यक्त की। अपने भाई का हाथ ऊपर उठाया, अपने होंठ खोले, ठंडे तरल को अपने दांतों के माध्यम से बूंद बूंद करके गिरने दिया। इसे पीने से मैं सचमुच नहीं मर जाऊंगा। मुझे भाई को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा है कि स्वर्ग भी मुझे और भाई को अलग नहीं कर पा रहा? मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं भाई के बिना एक दुनिया से डरता हूँ। मेरे जाने के बाद भाई को जो दर्द और अकेलापन महसूस होगा, उससे और भी ज्यादा डर लगता है। इन 3 वर्षों में भाई ने अपना लगभग सारा समय मेरे साथ बिताया, बहुत सारी चीजें छोड़ दी। वास्तव में मैं हमेशा से जानता था, भाई के पास बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसे पसंद है और करना चाहता है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। भाई की दयालुता, मैं इसे अपने पूरे जीवन में कभी वापस नहीं कर सका। अगर मैं वास्तव में बेहतर हो गया, तो मरने तक मैं हमेशा केवल भाई के लिए जीऊंगा, भाई की मदद करूंगा, वह जो भी करना चाहता है। भले ही एक दिन भाई इतना भयानक व्यक्ति बन जाए कि हर कोई उससे नफरत करे और उस पर थूके, मैं हमेशा भाई के साथ रहूंगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई, वो तुम ही हो जिसने मुझे अब तक सहने की वजह दी। आज के बाद तुम ही वो वजह बनोगे जिसके लिए मैं इस दुनिया में हूँ। ठंडे तरल की आखिरी बूंद उसके मुंह में गिरी। उसने अपने होंठ बंद कर लिए, कड़वा तरल निगल लिया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और लिंग चेन की ओर सबसे प्यारी मुस्कान प्रकट की। लिंग चेन ने बिना अपनी नजरें हटाए उसे दवा पीते हुए देखा। खाली बोतल और कंटेनर को एक तरफ ले जाते हुए उसने शुई रुओ के कंधों को पकड़कर चिंतित होकर पूछा, रुओ, क्या तुम्हें किसी प्रकार की विशेष अनुभूति हो रही है? लिंग शुई रुओ धीरे से मुस्कुराए, भाई, यह कोई अमृत नहीं है, इसका इतना तेज असर नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में एक प्रकार की गर्म भावना है। नोव 1B1N, पहले लेट जाओ। अभी तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है आराम। कौन जानता है, जब आप जागेंगे तो शायद आप पहले से ही बिस्तर से नीचे उतर सकेंगे और चल सकेंगे। शुई रुओ के शरीर को नीचे रखते हुए, कवर को ऊपर खींचते हुए लिंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। निश्चित रूप से, लिंग शुई रुओ खुशी से मुस्कुराए। वो यू फैंग बड़ा भाई, वह बहुत अच्छा इंसान है ना? लिंग चेन थोड़ा चुप रहा। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से मैं कोई झूठ नहीं देख सका, वरना मैं तुम्हें वह दवा इतनी निश्चिंतता से पीने नहीं देता। तब भाई वैसा ही करेगा जैसा आपने उससे वादा किया था। वह खेल की दुनिया के अंदर जाएगा और उस मेंगशिन बड़ी बहन की मदद करेगा, है ना? शुई रुओ ने पूछना जारी रखा। हालांकि मैं रुओ को पीछे नहीं छोड़ूंगा। चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं हमेशा रुओ के साथ रहूंगा। लिंग शुई रुओ ने अपना सिर हिलाया। भाई, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। इसके विपरीत, वास्तव में मैं हमेशा आभासी खेल की दुनिया के प्रति आकर्षित रहा हूँ, क्योंकि उस दुनिया में चाहे किसी व्यक्ति को कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों न हो, यहाँ तक कि शारीरिक विकलांगता वाले लोग भी, वहाँ उन सभी के पास एक संपूर्ण शरीर होगा।
अंदर मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह दौड़ सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ और छोटे जीवों से लड़ सकता हूँ जो थोड़ा भी डरावना नहीं है। मैं भाई का सबसे आकर्षक फिगर भी देख सकता हूँ। वो सीख मुझे आज ही पता चला। भाई अतीत में गेमिंग की दुनिया में एक अद्भुत व्यक्ति निकला। युनफैंग भाई ने कहा, भाई ही एकमात्र व्यक्ति है जो लंबे समय तक ज़ियावा के खिलाफ लड़ सकता है और हार नहीं सकता। भाई, ज़ियावा नाम वास्तव में अजीब है। वह कौन है? ज़ियावा, लिंग चेन ने ये नाम अपनी सांसों के बीच कहा। उसके दिमाग में कभी न भूलने वाली असंभव तस्वीरें उभरने लगी। वह एक डरावनी व्यक्ति है। कई मायनों में वह इस रॉक वायरस से भी अधिक डरावनी है। वह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों के बीच भगवान है। ईश्वर, शुइरुओ ने आंखें झपकाईं। तो क्या भाई ने अंत में उसे पीटा? लिंग चेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं है जो उसे हरा सके। हालांकि मैं भी नहीं हारा। 3 साल पहले गेम हेवन स्लॉटर के अंदर मैंने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। स्थान डार्क क्लाउड पर्वत पर चुना गया था जहां नियमित खिलाड़ी निश्चित रूप से चढ़ने में असमर्थ होंगे। जबकि हम लड़ रहे थे, अप्रत्याशित रूप से एक खिलाड़ी ऊपर चढ़ गया। बात यह है कि यू फैंग अभी अभी हमारे घर आए थे। उस समय उनके खेल का नाम लून हुई फैंग सूट था। ज़ियावा के खिलाफ लड़ते हुए मैं विचलित भी नहीं हो सका। ज़ियावा के साथ भी ऐसा ही था, इसलिए हम में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे मेरे और ज़ियावा के बीच लड़ाई देखने की अनुमति दी। इस बीच मैंने जो मुखौटा पहना था वह नष्ट हो गया था। ज़ियावा द्वारा एक ऐसे हथियार के साथ जो उपकरण को नष्ट कर सकता है, जिससे ज़ियावा और युनफैंग को मेरा चेहरा देखने की इजाजत मिलती है। टीएल, ओपी और तब और फिर गुस्से में कि ज़ियावा ने मेरा मुखौटा नष्ट कर दिया। मैंने उसे बट पर बहुत जोर से पकड़ लिया और फिर मुड़कर भाग गया। उस समय की छवि के बारे में सोचते हुए लिंग चेन ने आत्मसंतुष्ट हंसी दी। जाहिर है, उसकी त्वरित विकृत हरकत को युनफैंग ने नहीं देखा, वरना शायद वह उसकी और भी अधिक पूजा करता। ज़ियावा के बट को छूने वाली गेंदों वाला कोई व्यक्ति, आपको शायद दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता है। टीएल, क्योंकि बदला हमेशा पीछे से सबसे प्यारा होता है। हाँ, शुइरुओ अपना मुंह ढंक कर हंसी। और फिर ज़ियावा पीछा करता रहा। युनफैंग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए हमारे पीछे पीछे आया, लेकिन उसकी गति हमारी तुलना में बहुत खराब थी। वह जल्दी ही हमसे पीछे छूट गया। उसके बाद युनफैंग को नहीं पता कि क्या हुआ। मैं शायद लगभग आधे घंटे तक दौड़ता रहा। अंततः फिर भी ज़ियावा की नजर में आ गया। उसकी नजर उस पल पर थी। वह वास्तव में चाहती थी कि वह मुझे 17-18 टुकड़ों में काट दे। जब मैंने सोचा कि हम फिर से लड़ने जा रहे हैं, स्वर्गवत को अचानक रखरखाव की आवश्यकता पड़ी, तो हमें ऑफलाइन कर दिया गया। उसके बाद आज तक मैं उससे दोबारा नहीं मिल पाया हूँ। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। मुझे लगता है कि वह शायद अभी भी मुझे ढूंढ रही है। लिंग शुइरुओ हंसे। तो ज़ियावा एक लड़की है। भाई ने उसका फायदा उठाया। निश्चित रूप से उसे भाई को ढूंढना होगा और कुछ भुगतान वापस लेना होगा। जब भाई मिस्टिक मून में है तो आपको सावधान रहना होगा। पहले से ही भूल रहा हूँ कि कितने समय पहले इतने हल्के फुल्के ढंग से हंसने में सक्षम था। इन सभी वर्षों में इस रॉक हमेशा एक भयानक दुस्वप्न की तरह उनके दिलों पर बोझ रहा है, और आज वे अंततः इस दुस्वप्न को अलविदा कह सकते हैं, भले ही यह एक अस्थायी विदाई हो। टीएल शॉक्ड फेस 0 हंसते हुए उन्होंने अंदर ले लिया ताज़ी हवा और बाहर से आने वाली तेज धूप उनके दिलों में चुपचाप एक सुंदर भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रही है। रहस्यवादी चंद्रमा। शाम के करीब दोपहर में पसीने से लथपथ युनफैंग ने लिंग चेन और लिंग शुइरुओ के गेम उपकरण वितरित किए। साथ ही उन दोनों के लिए एक संचार उपकरण भी लाया, यहाँ तक कि संचार शुल्क का भुगतान भी किया। लिंग चेन ने ये सब स्वीकार करते हुए मना नहीं किया। शुइरुओ की हालत खराब होने से बचने के लिए उन्होंने कभी भी इस तरह की सेल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जिसमें तुलनात्मक रूप से मजबूत विद्युत चुंबकीय विकिरण हो।
लेकिन अब अगर शुइरुओ के शरीर में इस रॉक वायरस पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो भी इसका उपयोग करना अक्सर कोई समस्या नहीं होगी। मत भूलना, परसों सुबह 9 बजे। और ठीक है, भले ही आप अभी गेम में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले से ही अपना चरित्र बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद मुझे अपना नाम बताना याद रखें। यू फैंग ने जाने से पहले उसे बताया। लिंग चेन और शुइरुओ के खेल उपकरण दोनों छोटे और उत्तम कंगन थे। लिंग चेन का लाल, लिंग शुइरुओ का एक्वा नीला, एक घड़ी की सुविधा के साथ भी। तो चरित्र निर्माण पहले से ही खुला है। लिंग शुइरुओ पहले से ही चुपचाप सो रहा था। लिंग चेन ने थोड़ी देर के लिए डिवाइस के साथ खेला, अंत में सोफे पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली। खेल में प्रवेश करने के लिए कमांड दर्ज करने के लिए अपने विचारों का उपयोग किया। तुरंत उसकी कलाई पर लगे गेम डिवाइस से थोड़ी देर के लिए तेज रोशनी चमकी। लिंग चेन के सामने एक सफेद जगह बन गई। उसका दिमाग एक पल के लिए चकित हो गया और फिर अचानक उज्जवल हो गया। आपस में जुड़ी हुई रंगीन रोशनी की एक दुनिया लिंग चेन की आंखों के सामने आ गई। रंगीन दुनिया में एक छोटी और सुंदर आकृति उसकी ओर उड़ रही थी। वह हाथ में एक इंद्रधनुषी रंग की जादू की छड़ी है। इंद्रधनुषी रंग के कपड़े पहने हुए, केवल एक हथेली जितनी बड़ी छोटी परी, एक मधुर कुरकुरी किशोर लड़की की आवाज के साथ। आप कैसे हैं मिस्टर लिंग चेन? मिस्टिक मून की दुनिया में आपका स्वागत है। जब तक मिस्टिक मून की दुनिया नहीं खुलती तब तक 39 घंटे और 42 मिनट बाकी हैं। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। आप पहली बार गेम डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप अपना चरित्र बनाना चाहते हैं? और ठीक है, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं सबसे स्मार्ट और सबसे प्यारी नंबर 52,000 रिसेप्शनिस्ट परी हूँ। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।